ये सरकार का कुछ काम बताती हूँ जो सिर्फ पब्लिक को हैरस और टॉर्चर करने के लिए, इसीलिए थोड़ा अतीत में जाए। जैसे आधार कार्ड, तब क्या बोला, आधार कार्ड कंपलसरी करो करो करो, सब खाना वाना घर छोड़ के काम छोड़ के जाके आधार कार्ड किया, उसके बाद अभी उसका कुछ वैलिड नहीं रहे। तो ये आधार कार्ड को अभी शरीर का अपेंडिसाइटिस बना दिया है, तो ठीक है, नहीं है तो फेंक को बाहर करके, ऐसा हो गया। ये टॉर्चर नहीं तो क्या है। सेकेंड, बैंक में खाता खोलो, इतना पैसा देंगे। बैंक में का स्टाफ कितना है, 10 है, 12 है, और 12,000 लोगों को भेज दिया खाता खोलने के लिए, पैसा आएगा, सब जाके खाता खोलने लगे। उसका रिजल्ट क्या है, 0 है। उसका काम कितना दिया है स्टाफ का, कोई भी पूछा कैसे हो रहे, नहीं। ये भी एक टॉर्चर ही है। आप बोले लिंक करो, जहां पे जाओ आधार कार्ड के बैंक के साथ, होटल के साथ, जमीन खरीदो, सबके साथ लिंक करो। लिंक पे क्या हुआ, कुछ नहीं। उसका भी, ये भी एक टॉर्चर ही है। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक जैसा अचानक आ गया नोटबंदी, उसमें क्या हुआ, आपने क्या बोला, जे इसमें ब्लैक मनी खत्म होगा, टेररिस्ट खत्म होगा। क्या हुआ, हर दिन ब्लैक मनी मिल रहे। टेररिस्ट का बात तो मत ही करो। पहलगाम में क्या हुआ, अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। दिल्ली में आपके नाक के ऊपर ब्लास्टिंग हुआ, मतलब टेररिस्ट खत्म कर नहीं पाए, ब्लैक मनी खत्म कर नहीं पाए, फिर भी ये नोटबंदी और एक टॉर्चर ही है। अभी इसका नया फॉर्मेट है SIR, ये भी टॉर्चर करके लोगों को मार रहे हो, ये भी और एक फॉर्मेट से आप बता रहे हो। ये जो करते हो ना, बैंक लिंक, ये नोटबंदी, SIR, इसमें मेरा एक स्टोरी याद है। मेरे फैमिली में एक का डेथ हो गया था, जिसके हस्बैंड को डेथ हो तो वो रो रही थी, सब आके उसको संभाल रहे थे, ये करो मत करो मत करो, दुखी हो जैसे एडवाइस करते। उसमें एक आए थे, आके बोल रहे थे मत रो, ससुराल में इतना काम मिलेगा, बर्तन धोना, कपड़ा धोना, खाना बनाना, तो रोने का वक्त ही नहीं मिलेगा। मुझे लगता है यही पॉलिसी अपनाया सरकार ने, जो इतना बेकार काम देगा, लिंक करो, आधार करो, ये करो, जिसमें उसको पूछने का वक्त ही ना मिले, काम क्यों है, नौकरी क्यों नहीं है। क्यों आप बोल रहे हो जो गरीब और भी गरीब हो रहे, 2-4 अमीर और भी अमीर हो रहे, क्यों टेररिस्ट रोक नहीं पा रहे हो, क्यों साइबर क्राइम रोक नहीं पा रहे हो, ये पूछने का वक्त ही नहीं मिल रहे। अब सर ये SIR क्या करेगा पता नहीं, लेकिन एक चीज किया, देश के लोगों को बेइज्जत करके रखा। एक 80 साल के बुढ़े आके पूछे, बेटा देखो बेटा, मेरा बाप दादा यहाँ पे थे, मैं भी यहाँ पे जन्म लिया, मेरा 2 जनरेशन भी यहाँ पे है, फिर भी बेटा देखो तो मेरा नाम है कि नहीं, मैं नागरिक हूं कि नहीं, मेरा बाप दादा शहीद हुए थे इस देश के लिए, देखो ना बेटा उसका नाम कहीं पे है कि नहीं। ये जो शर्म की बात है, ये शर्म देश कभी आप पहले देखा नहीं। Please conclude. आप बताएं, इलेक्शन कमीशन ने वो जो 3 बातें थी ना, गलत बात नहीं सुनेंगे, गलत बात नहीं देखेंगे, गलत बात नहीं करेंगे, इसका नया फॉर्मेट लिया। क्या अपोजिशन जो भी करे उसको नहीं सुनेंगे, अरे वोट चोरी हो रहे नहीं देखेंगे, आप कुछ बोलो क्यों न्यूट्रल नहीं हो वो नहीं सुनेंगे। एक्चुअली ये जो बोल रहे हैं न्यूट्रल, उनका इलेक्शन कमीशन का पावर है, नहीं तो पूछ रही हूँ, वो तो कोई धन्यवाद, कोई पार्टी के लिए तो नहीं है ना इलेक्शन कमीशन, किसका इलेक्शन कमीशन किसी का बॉन्ड लेबर तो नहीं है। इलेक्शन कमीशन कोई पार्टी को जिताने के लिए, हराने के लिए शपथ तो नहीं लेते, ऑफिशियली अनऑफिशियली पता नहीं है। आप लोग बोल रहे हो जे, फिर भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर दाग इतना क्यों लग रहे, क्यों क्वेश्चन मार्क आ रहे, ये तो आप बताओ। आप बिहार को बोल रहे हो जीते हैं, कोई बोल रहे जीते हैं, कोई बोल रहे लूटे हैं, पता नहीं लूट कर जीते हैं कि नहीं। जहां सत्ता अपनी बात रखेगी, विपक्ष अपनी बात रखेगा, क्या है इनका ऑल्टरनेट विजन, एक विजन बता दें मुझे। अगर सरकार ये गलत कर रही है तो ये चीजें आप इसको सही कीजिए।
ऑल्टरनेट विजन आप देंगे नहीं, सिर्फ आरोप लगाएंगे और लोगों को भ्रमित करने का काम करेंगे। आज तक इन लोगों ने लोगों को सिर्फ विपक्ष ने डराकर अपनी तरफ करने का काम किया। एक के बाद एक ऐसे मुद्दे उठाते हैं और उसको लेकर भ्रम फैलाने का काम करते हैं। कभी सीए का मुद्दा उठाते हैं, हम लोग सदन में कह के थक गए भैया कि सीए का कानून एक ऐसे नागरिकता देने वाला कानून है जहां पे वहां दूसरे अल्पसंख्यक लोगों को नागरिकता देने का कानून है जहां पे बहुसंख्यक ही मुसलमान है। अब मुसलमानों के बीच में जाके भ्रम फैलाना, नागरिकता छीन ली जाएगी, नागरिकता छीन ली जाएगी। किसकी नागरिकता छीन ली गई? पूरी लोकसभा का चुनाव ये लड़ते रहे कि अगर वापस से मोदी जी तीसरी बार आ गए तो संविधान की हत्या हो जाएगी, लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। किसका आरक्षण छीन लिया गया? कहां का लोकतंत्र समाप्त हो गया? कौन से संविधान की हत्या कर दी गई? एक के बाद झूठ बोलना और इस तरीके से लोगों को भ्रमित करना। और अब नया हथियार इनको मिला एसआईआर को लेकर। एसआईआर को लेकर सदन नहीं चलने देंगे, उसको लेकर हंगामा करेंगे। अरे प्रभु, एसआईआर पहली बार थोड़ी हुआ, आपके समय पे भी हुआ था। उस वक्त क्या हो गया एसआईआर को लेकर? और एसआईआर का जवाब तो बिहार की जनता ने दिया ना। एलओपी गए थे वहां पे 10-12 दिन वहां पे करके आए और ऐतिहासिक हार वहां पे दर्ज करा कर आए। अपने साथी दलों की भी ऐतिहासिक हार वहां पे दर्ज करा कर आए। हकीकत यह है कि एसआईआर नहीं, जो ये वोट चोरी बोलते हैं, वोट चोरी नहीं, इनका जनादेश चोरी होता जा रहा है और इस बात का एहसास ही इनको नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये अपनी अंतरात्मा में झांक के नहीं देखते। इनको आरोप लगाना है पर आत्ममंथन नहीं करना। इनको दूसरे से सवाल पूछने हैं बट खुद से कभी सवाल नहीं करने, और यही कारण है। और आज एक व्यक्ति का विरोध करते करते, मेरे प्रधानमंत्री का विरोध करते करते अब देश का विरोध करने लग गए। एआई समिट जहां पे अंतरराष्ट्रीय जगह से लोग आए हैं, इंटरनेशनल मीडिया वहां पे मौजूद है, और क्या कर रहे हैं आप? और एक ऐसा समिट जहां पे दूसरे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर हमारी प्रणाली की तारीफ कर रहे हैं, जिसका विरोध इन्होंने उस वक्त भी किया था। यूपीआई के वक्त इन्होंने कहा था कैसे होगा, एक औरत जो ठेले पे है वो कैसे उसकी पेमेंट करेगी, पॉश मशीन कहां से लगेगी, और आज उसी की तारीफ फ्रांस के राष्ट्रीय अध्यक्ष करके जा रहे हैं। और उस समिट में इन्होंने देश को अपमानित करने का काम किया। डेड इकोनॉमी बुलाते हैं हमारे देश को ये, जबकि दूसरे लोग और अर्थशास्त्री इस बात को मानते हैं कि इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। ग्लोबल चैलेंजेस होने के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती जा रही है। क्या ये सामान्य बात है कि दहाई के आंकड़े से धीरे धीरे हम लोग करते करते चौथे नंबर पर आ गए? आने वाले दिनों में वो दिन भी दूर नहीं जब हमारा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। और ऐसे में आप हमारे देश की इकोनॉमी को और हमारे देश की इकोनॉमी को हमारे ही लोग डेड इकोनॉमी बताने का काम कर रहे हैं। इसीलिए आज इस मंच के माध्यम से बस मैं ये आग्रह करूंगा, एक बार मदद कर दें, कहां पे दे तो दो। इसीलिए आज इस मंच के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा और विपक्ष से भी करूंगा, एंड आई थिंक इट्स आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहां चुनाव लड़ना था हम लोग लड़ आए, जितने आरोप प्रत्यारोप करने थे हम कर आए, और हमें कई मौके मिलेंगे। अभी फिर असम में मौका मिलेगा, बंगाल में मिलेगा, हर राज्य में मिलेगा। जब तक वन नेशन वन इलेक्शन नहीं आता, हमें हर दूसरे तीसरे महीने में मौका मिलता रहेगा आरोप प्रत्यारोप करने का। पर सदन को तो इससे बख्शे। Let it be a collective responsibility of all of us to come together। और यहां पे बात हो, और बात होनी जरूरी है। सहमति असहमति की बात नहीं है, बात होनी जरूरी है। आप अपना पक्ष रखें, हम अपना पक्ष रखेंगे, लोगों को उसके बाद फैसला करने दीजिए। आप राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे आपके पास पूरा समय था, आप राष्ट्रपति जी के सम्मान की बात करते हैं। क्या आप बताइए, उनके अभिभाषण पे आए धन्यवाद प्रस्ताव का इस तरीके से निरादर करना, क्या ये उनका अपमान नहीं था? जिस तरीके से विपक्षी दल बंगाल वो गई थी, जिस तरीके से वहां की सरकार, अरे राष्ट्रपति हैं वो, चुनावी राजनीति से, दलगत राजनीति से उठकर है वो, और जिस तरीके से उनका अपमान वहां पे किया जाता है, क्योंकि इनको तकलीफ इस बात की है कि देश के सबसे वंचित वर्ग से आने वाली एक महिला देश के सर्वोच्च पद पर जाके बैठी है, ये बात इन्हें चुभती है। और इसीलिए
इसलिए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर ये अपनी बातों को नहीं रखने देना चाहते।